So hello and welcome to Lakshya Academy. This is Prerna Sinha. We are practicing the PYQ of the year 2017. यानी इस ईयर में या फिर हमारे जो अभी एग्जाम होने वाला है उसमें टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं फॉर इंग्लिश, राइट? या और भी सब्जेक्ट्स के टोटल 150 क्वेश्चंस ही पूछे जाने हैं एंड हमने टोटल 120 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया। यानी हम आज की क्लास में टोटल 120 क्वेश्चंस प्रॉपर कवर कर लेंगे, राइट? सो हमें क्या है कि पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने से क्या होता है ना कि हमारे पास 150 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड 150 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट, राइट? हमारे पास ये हमें मिलता है। सो पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है देन यू कैन जस्ट वॉच इट, ठीक है? सो मैं फिर से बता दूं आपको, ये जो हमारा कोर्स है ये ऑलरेडी 22 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है एंड अगर आपने अभी तक इस कोर्स में एनरोलमेंट नहीं करवाया है देन यू कैन कॉन्टैक्ट टू दिस नंबर, राइट? जो स्क्रीन पे नंबर आप लोगों को दिख रहा है, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट टू दिस नंबर। एंड वन थिंग, अगर आपने अभी तक लक्ष्य अकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं किया है देन द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है finally in Jude the Obscure, Jude returns to the two arch-evils of his life। तो जूड द ऑब्सक्योर मैंने बताया कि थॉमस हार्डी ने लिखा है, ये मैं फिर से बता रही हूँ, इसे लिखा है थॉमस हार्डी ने। एंड ये जो जूड है ये ना ये मेन कैरेक्टर है इस नॉवेल का, ये मेन कैरेक्टर है, ठीक है? जूड, तो जूड क्या होता है ना, इसने एराबेला से शादी की होती है। जो एराबेला है वो जूड की वाइफ रहती है, ठीक है? सो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जूड जो है वो हमेशा से एक स्कॉलर बनना चाहता था, वो पढ़ना चाहता था, राइट? एंड उसने ना क्रिसमस से ही ये तय कर लिया था कि नो, मुझे एजुकेशन की लाइन पर जाना है, राइट? बट इसके लाइफ में दो एवल थिंग्स थे। तो कौन से वो दो एवल थिंग थे, राइट? सो वो दो चीज थी विमेन एंड लीकर। जूड एक स्टोन मैसन था, ये मैंने आप लोगों को बता रही हूँ, मैंने पहले भी बताया है कि जूड जो था वो एक स्टोन मैसन था, राइट? एंड वो इस अपने बिजी शेड्यूल की वजह से वो पढ़ नहीं सका, राइट? एंड उसके मन में बहुत इच्छा होती थी कि मैं पढ़ाई करूं। एंड उसने एराबेला से शादी कर ली होती है, वो उसकी वाइफ रहती है, राइट? एंड उसके दो वीकनेस रहते हैं या फिर आप इविल्स कह सकते हैं उसके लाइफ के, तो वो है विमेन एंड लीकर। सो आंसर क्या होगा? विमेन एंड लीकर। लीकर मतलब क्या हुआ यहाँ पे? लीकर शराब को कहते हैं, शराब को हम बेसिकली करेक्ट फॉर्म में लीकर ही कहा जाता है, राइट? सो जूड का दो आर्क एबल था उसके लाइफ का, जो कि है विमेन एंड लीकर। सो इस ऑप्शन पे हम जाते हैं, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 112 में आते हैं। द सिंबल ऑफ द वेस्टलैंड हैज बीन टेकन फ्रॉम। अब जो वेस्टलैंड है उसका सिंबल कहाँ से लिया गया है? तो उसका सिंबल लिया गया है मिस जेसी वेस्टन फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। यानी ये मिस जेसी वेस्टन का एक वर्क है, यहाँ पे रिचुअल टू रोमांस आप आर कैपिटल कर लीजिएगा। सो इस वर्क से लिया गया है, राइट? सो आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर, जो कि है मिस जेसी वेस्टन फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। तो मैंने ये फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस कैसे लिया गया था मैंने इस स्लाइड में डाल रखा है, राइट? As a part of a foreword to his notes on the wasteland, Eliot writes, not only the title, but the plan and a good deal of the incidental symbolism of the poem were suggested by Miss Jessie L. Weston's book on the Grail legend from ritual to romance। ठीक है? तो वेस्टलैंड का सिंबल कहाँ से लिया गया है वो अपने फॉरवर्ड में लिखते हैं इलियट कि ये जो है ये लिया गया है मिस जेसी एल वेस्टन के बुक जिसका नाम है फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, राइट? Eliot proceeds to claim that he is deeply indebted to Weston's book and that its subject matter informs much of his poem, right? So यहाँ पे वो एडमिट करते हैं कि नहीं, वो इस बुक के बहुत बड़े कर्जदार है, राइट? एंड इस बुक जो है बहुत सारा उन्होंने सब्जेक्ट मैटर
लिया है अपने इस वर्क जो कि है वेस्टलैंड, राइट। सो इस स्लाइड को अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप जस्ट नोट डाउन कर सकते हैं। मैं फिर से बता रही हूँ कि अगर आप साथ साथ बैठते बैठते नोट्स बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि PYQ है तो हम सिर्फ देख रहे हैं। अगर मैं कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ एंड मैंने कुछ पॉइंट्स स्लाइड्स में डाला है तो आपका क्या फर्ज बनता है ना कि आप उसे नोट डाउन करें, बिकॉज इससे ना क्या होगा कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, राइट। सो ऐसा नहीं है कि चलो सिर्फ MCQ मैम करवा रही है तो बस चलो पढ़ लेते हैं एंड हमारा हो जाएगा, उससे नहीं। अगर मैं कुछ स्लाइड में डाल रही हूँ तो वो इम्पोर्टेंट है एंड आपका क्या काम है कि आप जस्ट उसे नोट डाउन करते जाइए। एंड नोट्स मेकिंग, ये नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आप इसे नोट डाउन करते जाइएगा, राइट। सो ये जो वेस्टलैंड का सिंबल है वो एलियट ने कहाँ से लिया था? मिस जेसी वेस्टन, फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। ये वर्क है, मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ, फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। ये ना एक वर्क है, ये एक वर्क है, फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, राइट। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है, इन द टेम्पेस्ट मिरांडा, कैलिबैन एंड प्रोस्पेरो स्टे इन द आइलैंड फॉर कितने ईयर्स? अगर आप टेम्पेस्ट पढ़िएगा तो टेम्पेस्ट किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है टेम्पेस्ट एंड इसमें हम क्या देखते हैं, ये जो मैं बता रही हूँ कैरेक्टर, ये जो प्रोस्पेरो है ये ड्यूक ऑफ मिलान रहते हैं, ठीक है। ये जो प्रोस्पेरो है वो ड्यूक ऑफ मिलान है। ये जो मिरांडा है ये प्रोस्पेरो की डॉटर है, ठीक है। और ये जो कैलिबन है ना ये सर्वेंट है, सर्वेंट ऑफ प्रोस्पेरो, जो कि क्या है, ये ना एक मॉन्स्टर है, ठीक है। सो टेम्पेस्ट में ये जो प्रोस्पेरो है वो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ना। प्रोस्पेरो में ऐसे बता देती हूँ, प्रोस्पेरो कौन था? वो ड्यूक ऑफ मिलान है एंड मिरांडा ड्यूक ऑफ मिलान यानी प्रोस्पेरो की डॉटर है एंड कैलिबन वो सर्वेंट है प्रोस्पेरो का, जो कि एक मॉन्स्टर है, राइट। एंड टेम्पेस्ट में इन्होंने कितने साल उस आइलैंड में बिताए? तो बेसिकली जो टेम्पेस्ट है ना ये सारा इसका जो प्लेस है वो एक आइलैंड के ही इर्द गिर्द घूमता है। सो इन्होंने 12 साल बिताए उस आइलैंड में, ठीक है। इन्होंने 12 साल बिताए, हम लोग टेम्पेस्ट को भी पढ़ेंगे, राइट। सो इन्होंने 12 साल बिताए थे उस आइलैंड में, राइट। सो द आंसर इज, इन द टेम्पेस्ट मिरांडा, कैलिबैन एंड प्रोस्पेरो स्टे इन द आइलैंड फॉर 12 years। आंसर होगा 12 years, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1891। तो एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? तो वो इंट्रोड्यूस हुआ था इंग्लैंड में। बेसिकली अगर ये जो हमारे सिलेबस में 1798 से लेकर के 1900 तक का जो पीरियड हमें दिया गया है ये कवर करता है रोमांटिक एंड विक्टोरियन एज को, ठीक है। ये कवर करता है रोमांटिक एंड विक्टोरियन एज को। सो फोकस कहाँ है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में हुआ था फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, जो कि 1891 में इंट्रोड्यूस किया गया था। सो आंसर क्या होगा यहाँ? आंसर होगा इंग्लैंड, राइट। सो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज द वेस्टलैंड इज डेडिकेटेड टू। तो वेस्टलैंड का सिंबल मैंने अभी आप लोगों को बताया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वेस्टलैंड किसको डेडिकेट किया गया है? इट वॉज डेडिकेटेड टू एजरा पाउंड। आंसर होगा एजरा पाउंड, बिकॉज उन्होंने बहुत हेल्प की थी इस वर्क में। टीएस इलियट की एजरा पाउंड ने बहुत हेल्प की थी, दैट्स व्हाई इलियट डेडिकेटेड दिस वर्क, यानी ये जो वेस्टलैंड है इलियट ने एजरा पाउंड को डेडिकेट किया है, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ऑलरेडी ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाला है एग्जाम में, बट फिर भी हमें जानना चाहिए बिकॉज
क्या है ना कि बहुत लोग क्या करते हैं, चलो सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं है, एमसीक्यू पढ़ने से सिर्फ हम एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आज की क्लास में भी सबको बताया कि नहीं, सिर्फ एमसीक्यू पढ़ने से नहीं होगा, जब तक हम उसके बैकग्राउंड को नहीं जानेंगे तो हम हमारे लिए ना ये चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी। बिकॉज अगर हम उन चीजों को समझ के रखेंगे तो हमारे लिए वो ज्यादा आसान है, वो ज्यादा आसान है कि हम उस चीज का आंसर इन अ वेरी करेक्ट वे में उसे आंसर दे सके। बिकॉज क्या होता है ना कि ऑप्शंस ना सारे आपको सही लगेंगे, नहीं चलो ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। बट अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगर हमने उस वर्क को पढ़ा होगा, देन हमारे पास ना ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बहुत लोगों को क्या लगता है ना कि चलो अरे ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा है, चलो बहुत इजी है, मुझसे हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप पढ़ के जाएंगे एग्जाम में तो वो क्वेश्चन ना आपको इजी नहीं लगने वाला है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये चीजें आप कभी नहीं कहिएगा कि अरे क्वेश्चन बहुत इजी आया था। ये वही लोग कहते हैं जिन्होंने सही से तैयारी नहीं की है कि अरे ये तो मैं एग्जाम, अरे ये तो इतना आसान सा क्वेश्चन था, ये तो मुझसे हो ही जाता, राइट। सो ऐसा नहीं कहना है, जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना हम लोग ना कुछ सही तरीके से आंसर नहीं कर पाएंगे, राइट। सो वेस्टलैंड के बारे में क्या बताया है कि वेस्टलैंड किसको डेडिकेट किया गया था। सो इट वाज डेडिकेटेड टू एजरा पॉन्ड, बिकॉज उन्होंने इलियट की बहुत हेल्प की थी इस वर्क में, इसीलिए इलियट ने वेस्टलैंड को एजरा पॉन्ड पे डेडिकेट कर दिया था। अब मैं बता दूं, ये जो मैं यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ, ठीक है। मैं आपको एक चीज और बता रही हूँ यहाँ पर, यहाँ पे आंसर होगा। एंड ये जो विविनी है वुड इलियट है, ये कौन है पता है, ये कौन है, ये जो है विविनी है वुड इलियट, ये ना इलियट की वाइफ है। आप लोग लिख लीजिए, वाइफ ऑफ टीएस इलियट, ठीक है। वाइफ ऑफ टीएस इलियट, ये उनकी वाइफ रहती है, राइट। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है which of the following romantic poets employed poetic consciousness and solitary consciousness in his poetry। so इन सारे poets में से कौन से poet थे जिन्होंने poetic consciousness and solitary consciousness को अपनी पोएम में एम्प्लॉय किया था, राइट। उन्होंने अपने पोएम में इस चीज को डाला था, राइट। सो इट वाज विलियम वर्ड्सवर्थ, बिकॉज विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि वो एक नेचर पोएट थे एंड वो ना डे टू डे लाइफ, कॉमन लाइफ पे ज्यादा फोकस करते थे, राइट। सो इस क्वेश्चन का आंसर है पोएटिक कॉन्शियसनेस एंड सॉलिटरी कॉन्शियसनेस को एम्प्लॉय किया था अपने वर्क में, वो है विलियम वर्ड्सवर्थ, राइट। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है which character in Jude the Obscure kills himself या herself and his या her two younger siblings because he she feels there are too many of them। ये many की स्पेलिंग सही है, राइट। अगर आप जूड द ऑब्सक्योर पढ़ेंगे तो आपको ये many ये चीज सही दिखेगी, राइट। आप इसे गलत मत समझिएगा, ठीक है। सो कौन सा था करेक्टर या थी जिन्होंने जिसने सुसाइड किया था जूड द ऑब्सक्योर में, वो किल किलिंग हिमसेल्फ या हरसेल्फ मतलब वो उन्होंने सुसाइड किया था अपने दो यंगर सिबलिंग्स के साथ, ठीक है। वो कौन कैरेक्टर था, वो कौन सा कैरेक्टर था, तो वो था लिटिल फादर टाइम, लिटिल फादर टाइम जो कि जूड का बेटा था, जूड सन फ्रॉम एराबेला, एराबेला एंड जूड का ये बेटा था जिसका नाम था लिटिल फादर टाइम। एंड ये क्या करता है ना, ही जस्ट हैंग्स हिमसेल्फ, ठीक है। एंड मैं एक चीज और बता दूं, मैंने मैगजीन्स के बारे में आप लोगों को बताया है। तो ये जो जब इसने सुसाइड किया एंड थॉमस हार्डी का ये वर्क है, ये उस टाइम ना कि उस टाइम बच्चे अगर ऐसा स्टेप लेते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। उस टाइम क्या, आज भी अगर छोटे बच्चे या फिर बच्चे इस टाइप का स्टेप लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, राइट। सो उस टाइम ये जो सुसाइड वाला टॉपिक था वो ना ब्लैकवुड मैगजीन में छपा था। मैं फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे, वो ना ब्लैकवुड मैगजीन में छपा था। ये ना ब्लैकवुड मैगजीन में इसकी आलोचना हुई थी, राइट। इसकी आलोचना हुई थी कि
थॉमस हार्डी कैसे इस टाइप की चीजों को अपने नॉवेल में दिखा सकते हैं, राइट। सो ध्यान में रखिएगा कि ये जो ब्लैकवुड मैगजीन में उस टाइम इस जो भी पूरा सर्कमस्टांसेस था वो ब्लैकवुड मैगजीन में वो आया था, राइट। सो ब्लैकवुड मैगजीन के बारे में मैंने शायद आप लोगों को नहीं अपने क्लास में बताया है। सो ब्लैकवुड मैगजीन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैगजीन, राइट, जो रोमांटिक पीरियड में काफी लाइमलाइट में आया था, ठीक है। सो ये जो है जूड द ऑब्सक्योर में लिटिल फादर टाइम खुद को हैंग कर लेता है विथ हिज टू यंगर सिबलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हिमसेल्फ मैं कर देती हूँ, यहाँ पे हिज कर देती हूँ, एंड ही शी फील्स बिकॉज दे आर टू मेनी ऑफ देम। बिकॉज क्या होता है ना कि इसे समझ में नहीं आता है कि इसके पेरेंट्स तो पेरेंट्स ऑलरेडी बात उनकी अच्छी मैरिड लाइफ नहीं रहती है एंड बच्चों पे असर पड़ता है, राइट। तो उसी के कारण इसने ऐसा स्टेप उठाया रहता है, राइट। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम सेकंड कमिंग। अब सेकंड कमिंग किसने लिखी है? W.B. Yeats। सेकंड कमिंग को लिखा है W.B. Yeats ने। तो लाइन है टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर। तो मैंने सेकंड कमिंग इस स्लाइड में डाल रखा है बिकॉज W.B. Yeats के पोयम बहुत इंपॉर्टेंट है। पोयम्स क्या, पोयम की लाइंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो turning and turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falconer. Things fall apart, the center cannot hold. Merry anarchy is loosened upon the world. The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere the ceremony of innocence is drawn. The best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity. Surely some revelation is at hand. Surely the second coming is at hand. The second coming, hardly are those words out when a vast image out of Spiritus Mundi troubles my sight. Somewhere in sands of the desert, a shape with lion body and the head of a man, a gaze blank and pitiless as the sun, is moving its slow thighs, while all about it reel shadows of the indignant desert bird. The darkness drops again, but now I know that 20 centuries of a stony sleep were weds to nightmare by a rocking cradle. And what drove beast, its hour come round at last, slouches towards Bethlehem to be born. So यहाँ पे क्या है कि हमें ये स्टार्टिंग की लाइन से आप लोगों को दे दी गई है टू कंप्लीट, दैट इज टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर। यहाँ तक तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके बाद है द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन में, दैट इज कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसमें से? आप लोग गेस कर सकते हैं। आपने तो पोयम को अच्छी से मैंने डाल दिया तो समझ ही गए होंगे। सो ऑप्शन क्या होगा? सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। Turning and turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falconer. Things fall apart, the center cannot hold. Merry anarchy is loosed upon the time, right? Merry anarchy is loosed upon the time, ठीक है। ये सारी लाइन्स, ये फर्स्ट 4 लाइन्स ही आप लोगों को दे दी गई हैं एग्जाम में, राइट। मे बी इस टाइम एग्जाम में ये लाइन्स दे दी जाए, मे बी। सो स्पिरिचुअस मुंडी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि स्पिरिचुअस मुंडी का अगर क्वेश्चन आएगा कि स्पिरिचुअस मुंडी का जिक्र कौन से पोएम में है एंड किस राइटर के, नहीं क्वेश्चन आ सकता है कि स्पिरिचुअस मुंडी का जिक्र कौन से राइटर के वर्क में किया गया है। सो आंसर होगा W.B. Yeats एंड कौन से पोएम में किया गया है? सो आंसर होगा सेकेंड कमिंग, राइट। सो आप लोगों को इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा ही ध्यान में रखना है, राइट। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज turning and turning in the widening gyre. The falcon cannot hear the falconer. Things fall apart. The center cannot hold. Merry anarchy is loosed upon the world. Right? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है जॉर्ज इलियट refers to the society as a dash in chapter 15 of Middlemarch. जॉर्ज इलियट वो सोसाइटी को क्या बताती हैं अपने जो वर्क है, जो उनका मिडिलमार्च जो उनका वर्क है, उस वर्क के 15 चैप्टर पे इलियट क्या बताती है सोसाइटी को?
इलियट बताती है कि सोसाइटी जो है उसे रेफर करती है एज अ वेब। वेब क्या होता है? जाल, राइट? जाल होता है, राइट? सो जॉर्ज एलियट रिफर्स टू द सोसाइटी एज अ वेब इन चैप्टर 15 ऑफ मिडिल मार्च, राइट? सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज आफ्टर स्कूल डेविड जॉइन्स अ solicitor and comes under the spell of, यहाँ पे स्पेल ऑफ मतलब मैजिक से रिलेटेड नहीं हुआ, राइट? वो किसके जादू में पड़ जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे वो लव इंस्टिंक्ट के बारे में बताया गया, ना कि मैजिक के बारे में बताया गया। सो क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज डेविड कॉपरफील्ड में कोई जादू टोने की बात नहीं कही गई, राइट? कोई सुपर नेचुरल चीजों का जिक्र नहीं है, राइट? सो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्कूल के बाद डेविड क्या ज्वाइन करते हैं? joins a solicitor and comes under the spell of, तो किसके वो स्पेल में आ जाते हैं? वो आते हैं डोरा स्पिनलो के कांटेक्ट में आ जाते हैं, एंड उन्हें डोरा से प्यार हो जाता है, राइट? एंड फिर बाद में दोनों शादी कर लेते हैं। बट क्या होता है ना कि डोरा जो है वो बीमार पड़ जाती है एंड फिर उसकी डेथ हो जाती है, राइट? सो ये है डोरा के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है? सो स्कूल के बाद डेविड, ये जो डेविड है, मैंने तो बताया ही नहीं, ये जो वर्क है, मैंने तो बताया ही नहीं कि ये जो वर्क है ये डेविड कॉपरफील्ड की लाइंस है, राइट? ये डेविड कॉपरफील्ड, ठीक है? ये डेविड कॉपरफील्ड से ली गई है। ये जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है ये डेविड कॉपरफील्ड से लिया गया है। देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने नाम नहीं बताया है, बस आपको कैरेक्टर्स याद रखने बहुत जरूरी है कि चलो डेविड है डेविड कॉपरफील्ड में, एंड डोरा है, ठीक है, क्लारा है, मिसेस ट्रिकल है, एंड रोजा डार्टल है। ये सारे ना डेविड कॉपरफील्ड के कैरेक्टर है, राइट? सो याद रखना होगा आप लोगों को, ठीक है? सो आफ्टर द स्कूल डेविड जॉइंस अ solicitor and comes under the spell of डोरा, ठीक है? डोरा स्पिन लो, राइट? आंसर होगा डोरा स्पिन लो, ठीक है? सो आज की क्लास में हमने 120 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, एंड हमारा जो रोज का काम है रिवीजन करना, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आपके लिए खास करके, क्योंकि बिकॉज आप लोगों को ना सारे आंसर्स याद हो जाएंगे कि अरे चलो मैंने तो बताया, तो आप लोगों को इससे याद करने में काफी आसान होती है। तभी मैं आप लोगों को जस्ट क्लास के बाद मैंने आज क्या पढ़ाया वो मैं क्विक रिवीजन करवाती हूँ, राइट? सो क्वेश्चन है, फाइनली इन जूड द ऑब्सक्योर जूड रिटर्न्स टू द टू आर्क इविल ऑफ हिज लाइफ। जूड की क्या दो आर्क इविल थी, क्या उसकी बुराइयां थी उसकी लाइफ की? तो विमेन एंड लीकर, यानी विमेन एंड लीकर मतलब यहाँ पे मैं बियर बता रही हूँ, ठीक है? सो द सिंबल ऑफ वेस्टलैंड हैज बीन टेकन फ्रॉम मिस जेसी वेस्टर्न फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। ये वर्क है उनका, फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, ठीक है? एंड इलियट ने अपने फॉरवर्ड में इस बारे में बताया है कि मैंने आप लोगों को स्लाइड में ये ऑलरेडी दिखा चुका है, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इन द टेम्पेस्ट मिरांडा कैलिबन एंड प्रोस्पेरो स्टे इन द आइलैंड फॉर 12 इयर्स। प्रोस्पेरो कौन था? वो ड्यूक ऑफ मिलान था, मिरांडा उनकी बेटी थी, एंड कैलिबन जो था वो प्रोस्पेरो का सर्वेंट था, जो कि एक मॉन्स्टर था, एंड ये लोग 12 साल एक आइलैंड पे बिताते हैं, ठीक है? Free elementary education was introduced in England in 1891. The wasteland is dedicated to Ezra Pound, right? The wasteland is dedicated to Ezra Pound. Which of the following romantic poets employed poetic consciousness and solitary consciousness in his poetry? That is William Wordsworth. Answer क्या होगा? William Wordsworth. Which character in Jude the Obscure kills himself या herself and her two younger siblings because she feels there are too many of them? वो कौन था? वो था लिटिल फादर टाइम, ठीक है? द लिटिल फादर टाइम, जो कि जूड का बेटा था एराबेला से, ठीक है? जूड एंड एराबेला का वो बेटा था, ठीक है? ये एक पोएम दिया गया है, सेकेंड कमिंग बाय W.B. Yeats। इसके लाइंस को कंप्लीट करना है। Turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falconer. Things fall apart, the center cannot hold. Merry anarchy is loosed upon the world, ठीक है? जो कि ऑप्शन नंबर 2।
George Eliot refers to the society as a web in the chapter 15 of Middlemarch. ठीक है, वो सोसाइटी को एक वेब बताती है, एक जाल बताती है अपने मिडिल मार्च में चैप्टर 15 में बताती है, राइट? सो आफ्टर द स्कूल डेविड जॉइंस अ सॉलिसिटर एंड कम्स अंडर द स्पेल ऑफ डोरा स्पिनलो, राइट? वो उसके प्यार में पड़ जाता है, ठीक है? यहाँ पे स्पेल मतलब उस चीज से रिलेटेड है, राइट? सो कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने बार बार आप लोगों को बताया है। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, एंड आई होप आपने कोर्स में एनरोलमेंट करवा लिया होगा एंड कोर्स आपने स्टार्ट कर दिया होगा, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।